थी, उसमें ये खूबी थी, जो भी उसके पास मजलूम गया उसने जितनी कोशिश हो सकी वहां आवाज भी उठाई असेंबली के अंदर, उसके काम भी कराए, उसके काम तरी भी थे। कहते हैं कि सरदार है तो उससे जरा खौफ भी होता है लोगों के दिलों में, क्या उसी खौफ की वजह से आप उसका साथ रहो कि आप खुद सियासत में क्यों नहीं चाहे, इतनी आपको सपोर्ट आप खुद ही क्यों नहीं जगह दे दो, किसी को छुड़वाऊं, किसी को मरवाऊं, किसी को कुपाऊं, किसी को बढ़वाऊं, मैं पैसा कमाऊं, ये उसका निशान है। पहली बात, ऐसे कई लोग उसके पास बैठे हैं जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, इन्होंने अब नौकरी भी हैं, मेरे पास उनके सबूत है, अखबार बेचता था, आज वो स्कूल के अंदर है। तो खवातीन और हज़रात, मैं सैयद उमैर शाह, आप देख रहे हैं डीजी के पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मेहमान खसूसी गुलाम अब्बास पिताफी सीनियर सहाफी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे पूछते हैं कि वो सहाफत में कब से आए और उन्होंने पहला कदम कहाँ से रखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सैयद उमैर शाह, बहुत आपकी मेहरबानी, आपने आज हमें टाइम दिया है, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। सबसे पहली बात तो ये, सहाबत को मैं कदर की निगाह से देखता हूँ कि सहाबत इंसान के साथ एक मुनसलिक है ईमान के साथ, मगर सहाबत का मकसद ये नहीं कि इससे पैसा लूटना। सहाबत का मकसद ये होता है कि गरीबों की मदद करना, गरीबों की इमदाद करना, मजलूम की हकदार रसी करना, ये तो मेरी जिंदगी का पहला मिशन हैगा। बात रहेगी कि आपने सहाबत के बारे में पूछा कि आपने कब कदम रखा और आप कब कैसे आए हैं। सहाबत के अंदर मुझे कम अज कम 82 के दौर के अंदर मैंने सहाबत में आया था, और उसके बावजूद जब ये तकरीबन सन 8 में मैंने सहाबत को अलविदा कह दिया था, क्योंकि इसमें चंद लोग ऐसे थे जो हक सच की जो हम खबर बना के भेजते थे, वो लोग उस खबर को दबा कर बैठ जाते थे या पैसा ले लेते थे। इसलिए मैंने ये कहा कि सहाबत ये बेईमान है। उसके बाद फिर मैंने दूसरा जब आगाज किया तो अदनान अली मुर्तज़ा ने मुझे दोबारा कहा कि आप दोबारा वेलकम करते हैं, आप आए। दोबारा जब मैंने आगाज किया, वो रियाज बडानी है जो सहाबत के नाम पर धब्बा था, गलत काम करता था, तो उसकी वजह से मुझे दोबारा ये औजार उठाने पाए गए। रहेगी बात अब डीजी खां की, आप बात करें तो हम डीजी खां के शहर की, हमें इस चीज पे बात करनी भी नहीं चाहिए। तो डीजी खां के शहर के अंदर नए नए चेहरे आ गए हैं, जैसे अब हनीफ पिताफी साहब हैं, मोहतरम बीबी सरताज गौर साहबा हैं, तो हयात दिलशक तो अहमद दिलशा साहब तो पहले भी मतलब बने हैं। अब ये दो नए चेहरे हैं, अवाम ने इनको एक मेडल दिया है, हमने भी इनको सपोर्ट किया है, मगर ये बार बार ये कहते हैं कि हमने एनआरओ नहीं लेना, हमने एनआरओ नहीं देना, हमने एनआरओ नहीं लेना, हम एनआरओ नहीं देना। और मैं ये साबित करता हूँ कि हनीफ पिताफी साहब ने एनआरओ दिए भी हैं, लिए भी है। ये गलत कह रहा है कि मैं एनआरओ नहीं लेता। इसके पास जो बैठे हैं, जितने भी इसके पास चमचे करके बैठे हुए हैं, पिताफी तो आप भी हैं, वो आपके क्या रिश्तेदार है या कोई? मेरी कौम में भी है, मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ। तो उसका जो वाले साहब था मूसा चाकी वाला, वो भी बहुत एक नेक आदमी थे, वो बहुत अच्छे थे, वो अल्लाह के पास चले गए हैं। हम उसको कदर की निगाह से देखते थे और लंगर पानी भी लोगों को देता था, उस मस्जिदों पे भी उसने काफी बनाई है। हम उनकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं, ये उनके फर्जंद हैं, उसी की शाख चली आ रही है। हमारी कौम भी है, कौम तो वैसे कुत्तों की भी प्यारी होती है। इस बिना पर आगे मैं दोस्त सरदार दोस्त महमूद खोसे का साथ दे रहा था, मुझे कौम ने आगे मजबूर किया, जिसकी वजह से मुझे इसका साथ देना पड़ा। किसका? हनीफ खां पिताफी साहब का मुझे साथ देना पड़ा। पहले दोस्त का मैं साथ दे भी रहा था। ऐसी क्या चीज थी जो आप उनका साथ दे? हाँ बिल्कुल, ये आपका जवाब बिल्कुल सही है कि उसके में क्या खूबी थी। उसमें ये खूबी थी, जो भी उसके पास मजलूम गया उसने जितनी कोशिश हो सकी वहां आवाज भी उठाई असेंबली के अंदर, उसके काम भी कराए, उसके काम तरी ही थे। ना ही वो हमारा रिश्तेदार लगता है, कौम का वो खोसा बलोच है, हम पिताफी है, मगर उसमें ये खूबी जरूर थी कि जब भी उसके पास कोई भी फरियादी बन के गया, अगर पुलिस वाले ने नाजायज उठा रखा तो उसने ये कहा मैं आपका मरकज पूर्ण कर दूंगा, मेरे मजलूम आदमी इसको छोड़ दो। एक खूबी तो उसमें ये थी। और वैसे भी उसने अच्छे अच्छे काम किए। अब तो दौर बदलता जा रहा है, जैसे मतलब नए कहते हैं कि सरदार है तो उससे जरा खौफ भी होता है लोगों के दिलों में, नहीं उसी खौफ की वजह से आप उसका साथ दे देते? मैं खौफ सिर्फ रब की जात से डरता हूँ, मैं सरदार से कभी नहीं डरता हूँ, ना मैं सरदार को सरदार मानता हूँ। वैसे वो हमारे सरदार इस इलाके के जरूर है। सबसे पहले बात हमारी जो है वो सरदार हमारा अल्लाह है। सरदार जो उसमें खोसा हो या जुल्फकार हो या मौसर खा हो या अमजद खा हो, और कदर निगाह से मैं सबको देखता हूँ, क्योंकि इसलिए हमारे इलाके के ये चीफ भी है, सरदार भी है, और सबसे पहले बड़ी जात वो मेरे रब की है। वह तो इज्जत मनतशा हो, तो जिलो मनतशा हो, इज्जत और जिल्लत देने वाली वो मेरे रब की जात है। और ये नहीं, ना उसकी हम इज्जत घटा सकते हैं, ना उसकी इज्जत बढ़ा सकते हैं। मैं सरदार दोस्त खोसे का जलसा भी कराया था, उसकी पार्टी को ज्वाइन भी किया था, जलसा भी मैंने तारीफ ही कराया था। एक रोड ब्लॉक हो गया था,
सरदार अमजद फरूक खान खुर्शीद की कोटी के साथ, और ये दुनिया को पता है मेरे बैनर लगे हुए थे। तकरीबन 6-7 दिन के बाद हनीफ पिताफी का भाई रफीक, ये सब लोग मेरे पास 100-150 बंदा आके मुझे कौम ने रात के 12 बजे आके मजबूर कर दिया, और मजबूरी मुझे ये थी कि आप जो काम मजलूम का बताओगे वो हम करेंगे। मैं कह जी ना हमें नौकरी चाहिए, ना हमें जर चाहिए, हमारे मोहल्ले के अंदर टेक्सटाइल गलियां या गरीब, ये नहीं कि हमारे मोहल्ले के अंदर काम करो, कहीं भी हो। आपकी बात काट रहा हूँ कि आप खुद सियासत में क्यों नहीं उठे? इतनी आपको सपोर्ट थी, बिल्कुल आप सच फरमाया, आप खुद क्यों नहीं उठे? हाँ बिल्कुल आप सच फरमाया, मैं आपकी बात पर इत्तेफाक तक करता हूँ। पहले लेबर यूनियन के साथ मैं था, उनके साथ मैं रह गया हूँ, पीपल पार्टी में था। जब पीपल पार्टी का बेनजीर भुट्टो शहीद होगी, भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, उसके बाद मैंने पार्टी छोड़ दी। मैंने जिस पासे भी निगाह डाली तो मुझे सियासत के साफ जहरे मुझे बेईमानी नजर आई। इसलिए बेईमानी नजर आई, इनके अंदर एक पासे पलड़ा भारी, अगर एक का 100 का वोट है, आपका 1 वोट है, तो वो ये कहते हैं इसके तो 100 वोट है, हम इसको क्यों नहीं करते? शाह साहब का तो 1 वोट है, वो 100 वाले के पास चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा ये बच्चा ईमानदार है या एक है, मगर एक नहीं, उसका अल्लाह है। उन्होंने ये भूल गए हैं, 100 वोट वाले के पास चले गए तो फिर 1 वाले की तरबियत नहीं। पहली तो सियासत इसमें बेईमानी है जी, मैं सबसे लफ्ज ये देखता हूँ, ये बेईमानी है जी। क्योंकि अगर एक भी है वो पाकिस्तानी है, अगर उसका हक है तो उसको हक मिलना चाहिए। अब मैं जाता हूँ हनीफ पिताफी की वजह जाता हूँ। अब हनीफ पिताफी साहब जो है ये कहता मेरिट करते हैं। मैं हनीफ पिताफी से एक सवाल पूछता हूँ, आपके पास डॉक्टर सजाद सरवर सोलंकी साहब है, जिसको आपने मतलब कारकर्दी बनाया, उसने कहा मुझे थाने के ठेके दे दो, किसी को छुड़वाऊं, किसी को मरवाऊं, किसी को कुटवाऊं, किसी को बिड़वाऊं, मैं पैसा कमाऊं, ये उसका मिशन है। पहली बात, ऐसे कई लोग उसके पास बैठे हैं जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, इन्होंने अब नौकरियां दी हैं, मेरे पास उनके सबूत पड़े हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये तफसील उन नौकरियों की बता भी दूं, ताकि ये अगर कह रहे हैं कि हमने नौकरियां नहीं दी, ये गलत है, तो ताकि मैं आपके सामने एक चेहरा रख लूँ कि मैं नाम पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अगर ये इन्होंने नौकरियां दी हैं, 5-6 पढ़े हुए और 10-12 जमात पढ़ने वाले जो है वो नौकरी की तरफ से मारे फिर रहे हैं, और ये उनको नौकरियां दी हैं जो उनके चमचे करके। कल तक अखबार बेचता था, आज वो स्कूल के अंदर नौकरी है उसकी। मकसद कहने का है अगर 10 जमात पढ़े वाला लिखा हुआ है तो इसको सुधारने का क्या इकदाम लिए जा उसका सुधारने का एक तरीका कार है। अब इन्होंने ये कहा कि हम मेरिट पे देते हैं, इमरान खान ने कहा, उसने तो मेरा लगा दिया। मान लेता हूँ कि इमरान खान ईमानदार है, मगर उसकी कबीरा ईमानदार नहीं है। चंद बंदे हो गए तो ईमानदार हो गए, बाकी मुझे जहां भी मैं निगाह मारता हूँ मुझे धुआंधार नजर। अच्छा, आपका कहना ये कि इमरान खान अच्छा लीडर है, लेकिन जो उसका कामयाबी है वो जो उसके इमरान खान बात मेरी निगाह के अंदर वो अच्छा लीडर है, मगर उसकी काबीना अच्छी नहीं है। तफसील मैं आपको बताता हूँ सेक्रेटरी की। सबसे पहले पिताजी साहब ने जवेद हैदरी अपना भाई लगवाया, जफर भुट्टो ने अपना भाई लगवाया, PH अबू बकर नहर का भाई फरहान नाल लगा, अस्पताल लगा। इसी तरह रहमत सरवर का भाई शहर सरवर साहबी जो उसने लगवाया, मकलाइन शाह ने गर्ल स्कूल में, अब्दुल मालिक सुमरे का बेटा अस्पताल में लगा। ये तो 5-6 नौकरी तो ये है। अब उसने एक नौकरी दी है डूमी से, उसका मुजफ्फरगढ़ का नौकरी उसकी डीजे खां में लग रही है, 8 लाख रुपया उसका। मगर उसके अल्फाज मेरे दोस्तों के पास वैसे भी खड़ी है ये जो उसने 8 लाख रुपया देकर उनको दिया, और मैंने उसको एक नौकरी का कहा बच्चा वो यतीम है, उसका बाप फौत हो गया, वो 16 पढ़ा हुआ है, साइंस का कोर्स उसके पास है, और साइंस कोर्स भी पास, और उसकी क्षमता भी मौजूद, और उसने अवार्ड लिया है। उसके तो उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। क्या इसको मेरिट कहते हैं? क्या ये ऐसे को नाम कहते हैं? 8 लाख वाले को भर्ती कर लिया, उसकी नौकरी लगवा दी, जो उसका हकरी भी न बनता था, जिला बंदी भी थी, जबकि यहाँ का उसको डोमिसाइल नहीं, मुजफ्फरगढ़ का डोमिसाइल है। इस बात का अल्ताफ लसानी को भी पता है, नजीम निसारी वकील को भी पता है, और मुझे भी पता है, उसको भी पता है, हनीफ पिताफी को भी पता है। रहेगी बात, अब दूसरी बात पे जाते हैं। मोहल्ले के अंदर जो उसने गलियां छोड़ गया, जो उसकी मुखालफत करता है, मैं खुद बैठा हूँ, उस तरह का मैं आपकी गली नहीं बनने दूंगा। मैं मुझे आपने ताकत दी है, मैं अपनी ताकत में गली बना के जाऊंगा, आपसे भीख नहीं मांगूंगा। मैंने गली अपने खर्चे में बनवाई है, किसी पेमेंट से नहीं लिया पैसा, ना वो साबित कर सकता है कि मैंने उसको दिया है। और ये उन लोगों के पास जाते हैं फौतगी पे, खुशी पे, गमी पे, सुख पे, दुख पे, जिसको देता है 10 वोट है, अगर आपके 2 वोट है तो ये 10 वाले के पास जाएगा, आपको अहमियत नहीं देगा। क्या इसको क्या कहते हैं शराफत? क्या ऐसे कहते हैं इंसाफ? या इसको कहते हैं मतलब ये गलत कहेगा। अब मैं आने वाले वक्त के साथ इंशाल्लाह इसका मुखालिफ भी चलूंगा, दोस्तों को भी कैल करूंगा, और हनीफ पिताफी का साथ भी नहीं देंगे। जितना भी हो सकेगा लोगों को बाजन भी करेंगे, अलबत्ता लोगों को ये कहेंगे अपने जमीर को जगाओ, ना बॉन्ड है अमीर का, ना है फकीर का, बॉन्ड है तुम्हारे जमीर का।
अब ये कह रहे हैं आप नौजवान है, अगर नौजवान तो उसका हक क्यों मार रहे हो, उसका हक क्यों खा रहे हो? अब कोरोना की लहर आएगी, मैं अब कोरोना की लहर पे चला जाता हूँ। जिन लोगों को इसने फंड दिए उन्हीं लोगों ने रुपया दिया। 12 ने मैं हनी पिताजी को सबूत दे दिए थे, कभी इसने दुकान पे बेचे, पहले बंदा ये सामने बैठाएगा, जब दुकान वाले से पूछे ये देगा, उसने पैसे लेकर अपने घर में रख लिए, इसने क्यों मुतालबा नहीं किया? जो हमको नहीं दिया उनको। ऐसे कई लोग हैं, मैंने उसको सबूत दे दिए थे। पिताजी साहब इसके बारे में बाद में सोचेंगे, भी क्या सोचेगा, हकदार के पास चीज गई नहीं, 12 ने बेच दिया, 4 ने अपने चहीतों को दे दिए, मजलूम तो वैसे बोल गए, बर्बाद हो गए, उनको क्या मिला? अब ये कह रहे हैं शाह साहब के पास 100 बंदा है, आपके पास वो 10 में चक्कर लग जाएगा। अगर जिसके घर के 3 लोग है, गरीब है, उनके पास ये कभी चक्कर नहीं गया। अच्छा, क्या इसको इंसानियत कहते हैं? पिताजी साहब जैसे अब आप एक सहाफी, सीनियर सहाफी हैं, बड़ा जज्बा आपके अंदर है, इस बुढ़ापे के अंदर भी आप बड़े जो जज्बे से बात कर रहे हैं, तो आप जैसे लोगों को पकड़ते हैं जाके तो कोई धमकियां भी देते हैं आपको मारने की? हाँ बिल्कुल, आपकी बात में वजन है, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। मैं आपकी इस बात का सवाल का जवाब इत्तेफाक भी करता हूँ। आपकी नौजवान बच्चे में आपकी जरूरत और बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी भी दे, आमीन। मैं बात ये करूँ, जब ये हसन टकानी जो था, इस वक्त इसने जो बाजू काटे थे, मैंने उसके एक लैब चलाई थी अल्लाह भाई गजूजी की। वो लैब चलाने के बावजूद मेरे को धमकियां आ गई थी, अगर लादी गैंग वालों की, हम आपको गोली से उड़ा देंगे। आपके पास आई थी धमकियां? धमकियां उन्हें फेसबुक पे डाल दी थी, और डीपीओ के पास भी भेज दिए थे, आरपीओ के पास भी भेज दिए थे। उन्हें फेसबुक डाल दी कि हम इस आदमी को उड़ा देंगे गोली से, जिन्होंने ये खबरें चलाई हैं। क्योंकि वो अल्लाह भाई गजूजी बयान देते रहा, हम जैसे खोसे के खिलाफ, सरदार मुश्ताक खोसे के खिलाफ जो जो बयान थे, क्योंकि वो सारा कुछ इकट्ठा मैंने सामने किया। उस पर वजीर आला ने, वजीर आजम साहब ने एक्शन भी लिया था, तो मुझे धमकी आई थी। डीपीओ साहब ने कहा था कि हम आपको सिक्योरिटी फराहम करते हैं, कि आपको ये हमारी जिम्मेवारी है कि आपको कत्ल करना ना कर दे। मैं अपनी सिक्योरिटी आप पास रखो, मेरा सिक्योरिटी गार्ड मेरा अल्लाह है, मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अगर मेरी लिखी हुई है आप मुझे बचा नहीं सकते, अगर मुझे मेरी नहीं लिखी हुई तो ये मुझे मार नहीं सकते। अब देखो बेनजीर मोहतरम वहां से जब आई तो कराची के बम ब्लास्ट किए, मगर उनकी मौत नहीं लिखी हुई थी। कितने बंदे शहीद हुए वो कुछ नहीं हुआ। जब वो पिंडी के अंदर गई, उससे तकरीर कर जब निकली, एक गोली का निशाना बनी, उसकी मौत वही लिखी हुई। मौत का वक्त मुकर्रर होते, जो कहते हैं हमें मौत से बचने में डर लगता है, मैं कहता हूँ आज ही मरना, कल मरना, फिर मौत से क्यों डरना? ये मेरा पहला सवाल है। आप नौजवान हैं, अपने वोट को सोच समझ के दो। अब जैसे हनी पिता भी आ गया, कोई और आ गया, कोई और आ गया, खुदा रहा अपने आने वाली नस्लों पे, अब बहना भाइयों के ऊपर ये तर्स खाओ। और मैं हनी पिता भी पैगाम देना चाहता हूँ, हनीफ साहब आप भारी अक्सरियत से पिछली दफा जीत गए, हमने भी आपको सपोर्ट किया, वो हमारी भूल थी, वो हमारी गलती थी, हम नादान थे, हमने कौन को देखा, हमने कहा पहली दफा आप कदम रखे नए चले आएंगे, मगर हमने हर इंसान के आपने जितने ख्वाब थे चकनाचूर कर दिए, जितने आपने नौकरियां लोगों को दिए हैं। अगर मैं आपको सबूत दिखा दूं, क्या ये आप मेरिट कार्ड पे दिए? आप गलत करें, मैं मेरिट पे दिए। अगर मेरिट की बात करते हैं तो गरीब को नौकरी देते, जिसका कोई नहीं उसका सहारा बनते, तब तो मैं कहता हनी पिताजी साहब मैं आपकी जरूरत को सलाह पेश करता हूँ। आपके नुमाइंदे ने, आपके कारकुनों ने पैसे खाए, अगर लोग आपके पास साफी आके बैठ जाते हैं वो तो चमचेगिरी करते हैं, आपका लिफाफे ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, मगर हमें वो चीज नहीं आती। ना हम आपसे लिफाफा लेते, ना पैसे लेते, ना मैंने किसी से लिया। मेरा पूरे पाकिस्तान के अंदर चले गए, एमएनए को, एमपीए को, वकीलों को, साफियों को, अवाम को, कोई कह देगा बात पिता ने किसी का काम किया, पैसा दिया, मेरी नस्ल को खून माफ है। अच्छा, अब आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं अपने जमीन के मुताबिक वक्त को देख रहा हूँ, अभी मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। मैं भी सोच रहा हूँ कि हो सके कि मैं, मेरी जरा अपना जहन है कि मैं किसी जमात इस्लामी को सपोर्ट करूं। अगर उसको ना भी कर सका, अगर मेरे ऊपर मेरे अपनी कौम वाले, क्योंकि आजकल जो दौर चल पड़ा है, हमारे मुसलमान लोग जो है ना, खासकर ये तमाश भी नहीं समझ लो या कुछ समझ लो, ये मौलवी को नहीं आने देते। अब कराची के अंदर देख लो, जमात इस्लाम भारी अक्सर दी थी, उर्दू करके उसको हरवा दिया गया, दूसरे नंबर पे लिया, पीपल पार्टी जीतवा दी। क्या झाड़ू नहीं फिर गया? जमात इस्लामी अच्छी है, साहब अच्छा है, मैं उसकी दिल से इज्जत करता हूं। अगर मेरी मजबूरी हुई तो फिर मैं सैयद खोसे को सपोर्ट करूंगा, दोस्त मोहम्मद खोसे को सपोर्ट करूंगा। हो सकता है जुल्फकार को भी ना करूं, दोस्त मोहम्मद जिसकी पार्टी के साथ खड़ा होगा, एमएनए खड़ा को सपोर्ट करूंगा, अगर सुबह में मैं खड़ा होगा तब भी सपोर्ट करूंगा। अच्छा, ये पितावी साहब की कुछ ये खामियां थी, उनकी कोई अच्छाई भी है?
कैसे लोगों को उन्होंने काम किया तो वो गाएंगे, मगर मेरी नजरों के अंदर उसके पास जो चमचे करके बैठे उन्होंने मफाद उठाया है या लोगों ने मफाद उठाया है। गरीब को किसी को कोई मफाद नहीं मिला। मैंने एक दो आदमी से इंटरव्यू लिए, मेरे पास आ गए, किताब साहब आपके कहने से हमने वोट किए थे, हमें तो कुछ नहीं मिला, ना राशन मिला, ना पानी मिला, कोरोना के लाए मरते गए। मैंने कहा मैं आपको राशन पानी दूंगा और अपनी जेब से दूंगा, अपनी जेब से चलाया। इस बात का हमें पिता भी को पता है, उसकी कबीनी को भी पता है, सबको पता है। मैंने जेब से चलाया भी, उनको दिया भी, मगर दिया भी हकदार को पूरी खड़का कर मैंने दिया। अच्छा। मेरे मोहल्ले के अंदर सर्वे कर लो, मैं आपको सर्वे करूंगा। सैयद मोहम्मद उमैर शाह साहब आप वहां सर्वे करना, वो कहेंगे कि पिता भी साहब ने अपनी जेब से फंड चला के गरीबों के घर घर तक पूछा है। अगर वो बात झूठ साबित हो तभी मेरी सजा मौत। अच्छा, सहाफत के अलावा आपका क्या काम कारोबार है? सहाफत का मेरा ये है कि मेरे बेटे सब बाहर में हैं, मेरे 6 बेटे भी गैर मुल्क में काम करते हैं, कंपनियां हैं। मेरे भाई जो है ना वो भी सब बाहर में है, गैर मुल्क में काम करते हैं। हमारे बाद ठेकेदारी निजाम है, हमारी अपने जो रकबे हैं वो पीर अदल सदा जी हमारे अपने रकबे हैं, अब भाई गाँव है हमारा। अच्छा। और हमारे बच्चे जो कमाते हैं उनके अपने कंपनियां हैं, ठेके हैं, वो उनके पास लेबर काम करती है, वो हमारे को भी जेब खर्चा भेज देते हैं 70-80-90 हजार। अच्छा, जो आप कोरोना में आपने जो फंड चलाए थे गरीब आवाम में, कितना इसमें खर्चा आ गया था आपका? सर जी इसमें मैंने जो फंड चलाया था, मैंने 8 लाख रुपए का फंड चलाया था। हाँ जी। और 2 लाख रुपया मुझे किसी ने भेजा था, जिसकी वजह से मैंने अखबार के अंदर और इंटरव्यू के अंदर और फेसबुक पर मैंने खबर डाली थी, किसी भी गरीब के पास घर में राशन पानी ना हो या यतीम बच्चा हो, मेरे दरवाजे खुले हैं, बगैर झझक आ जाए, किसी सफारी की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। मैंने 13 को सबसे पहले दिया और उसके बाद फिर गरीब तलाश करके मैंने दिए। उसके बाद जो ही आए, मैं आपको एक और बात बताता, जो मेरे पास साफी है, अख्तर खोसा है वो साफी हैगा, तारिक मरानी यहाँ बैठे हैं नया अड्डे पे वो साफी हैगा, अदनान मुफ्ती होगा, आप इनसे तस्दीक कर लें। जब मैंने पोस्ट डाली कोई 12 आदमी वो ले आया, 14 आदमी वो ले आया, 10 आदमी वो लिया, मैंने उनको भी यही कहा मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, एमपीएमएल से नहीं ले रहा हूँ, मगर अगर हकदार जो ना हुआ दिन क़यामत वाले दिन आपका गिरबान और मेरा हाथ होगा। ये था गरीब के पास इमदाद पहुंचाना। मेरा आज भी कौम का मशवरा है, खुदारा वोट तुम्हारे जमीर का है, ना अमीर का है ना फकीर का है, वोट आपका, क्योंकि अब आपका कौम का सरमाया हो, हमने अपनी जिंदगी खा पी गुजारी, आप भी कौम का सरमाया हो, हम आपको ही मतलब आगाही दे सकते हैं, हम आपको ही मतलब, क्योंकि अब हमने जिंदगी खा पी ली, हम आने वाले में जब महंगाई का पाकिस्तान में बड़ा बुरा हाल है, उसके बारे में आपकी महंगाई के बारे में अब इसको देखा जाए तो ये कहता है जी महंगाई तो इसके दौर में भी थी, अब उसको कहो तो वो कहता है जी इन्होंने बर्बाद कर दिया। मैं मानता हूं कि नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने या असद जरदारी ने इन्होंने पाकिस्तान को लूटा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इन्होंने लूटाएगा, जितना लूटना था इन्होंने लूटाएगा, इसमें इमरान खान में बात में वजन है, झूठ नहीं हैगा, क्योंकि इनके सब कुछ जो बने हुए थे सब इनके बने हुए थे, इन्होंने सब कुछ लूटा, बाहर मुल्क चले गए, मगर इनको अब ये कहते हैं जी भाई हमें जनरल साहब ने मरवा दिया, जनरल बाजवा साहब ने, और जनरल बाजवा अगर गलत है आप तो सब लोग कहते हैं फिर जनरल बाजवा को आपने तौफीक क्यों दी थी? अगर आज आप कह रहे जनरल बाजवा तब चलना था, अब आप कह रहे गलत है जनरल बाजवा, आप तो सीख देने वाले थे, आपको सब रोकने वाले थे, आपको पहले जितवाड़े में भी जनरल बाजवा था, आज आपको हर बार में भी यही फौज होगी। पहला मेरा सवाल ये, मैं आने की तरफ से जो बात हो पहुंचना चाहता हूँ, इमरान खान बात खुद बंदा मैं आज भी कह रहा हूँ अच्छा है, वो तो पैसे दे, अब वो किसी का अब क्या काम करके आपको ऐसी क्या बात पसंद है जो आपको? इमरान खान के मुझे 3-4 खूबियां अच्छी लगी है। जब उसने शादी की थी तो उसके बच्चे हुए थे, तो यहाँ पाकिस्तान में तरह तरह की बातें करने शुरू कर दी, यहूदी है, ये फिलां है, ये वो है, तो उसने ये कहा था, उसकी बीवी बदजन हो गई थी, मगर अंदरूनी खाते में वो ये चाहती थी कि बंदा ये अच्छा है। मैं ये समझता हूँ वो तो मुसलमान करके चले आया था, मुसलमान बना दे, उसने पाकिस्तान में जाओगी और मुसलमान होगी। किसी को हिंदू को या किसी गैर मजहब को अगर मुसलमान बना के लेकर शादी करना कोई गुनाह नहीं। उन्होंने इतनी ऑफर की कि पाकिस्तान के अंदर जितना मतलब वो अगर चाहे वो खरीद सकते थे, उनके पास इतनी दौलत है, मगर उसने उस दौलत को ठुकरा दिया। जब उसका जज के पास केस गया तो जज साहब ने कहा आप इतनी प्यार मोहब्बत आप तलाक क्यों लेना चाहती हैं? उसने कहा यहाँ की हुक्मरान हमें नहीं गिने देते। कभी वो कहते ये यहूदी जान, हुक्मरान या अवाम? हुक्मरान, अवाम कम हुक्मरान ज्यादा। अच्छा। उसके ऊपर तंज उठाते थे, यानी कि एमपीए से मिलो, एमएनए से मिलो, आप उनके चमचे करके भी उठाते थे, इसलिए मैं से तलाक ले रहा हूँ। इमरान खान से फिर सवाल जज साहब ने कहा था कि भी आप इतना प्यार मोहब्बत
अब ये बच्चे माँ के पास रहे या आपके पास रहे। उसने ये कहा मेरे से ज्यादा प्रवेश इनकी माँ कर सकती है, वो बाप नहीं कर सकता, ये बच्चे मैं माँ के हवाले करता हूँ। तो जज साहब भी उस वक्त रो पड़े थे, उसने उठ के स्वीकार कर दिया। अब भी वो ये कहती है जब उसका बयान आता है कि इमरान खान अच्छे लीडर थे, उनकी कदर करो। आज भी उसके दिल में कदर है, अगर वो कहे तो वो उसने कहा दोबारा भी अगर ये निकाह करना चाहे हमारे इस्लाम में जायज है। अगर जो है वो अगर आप उसे गलती का एहसास हो जाता है तो मेरे हिसाब से उसको घर बसा लेना चाहिए। ठीक। अच्छा, कौन को आखिरी पैगाम क्या देना चाहोगे मैं पाकिस्तान कौन को ये पैगाम देना चाहता हूँ, यूथ को, जो यंग यूथ है हमारे? यूथ जंग को तो मतलब भूत चढ़ा हुआ है कि भाई इमरान खान इमरान खान इमरान खान, खोटे को भी लगा दोगे तो तब भी इमरान खान, मगर ये एक दिन पछताएंगे। मैं करूँगी इमरान खान तो एक, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ शाह साहब, अगर आपके घर में 10 आदमी हैं तो 10 आदमी, तेरी अपनी राय होगी मेरी अपनी, हमारे 10 के घर के बंदे नहीं संभाल सकते तो पूरी कौम को वो इमरान खान कैसे संभालेगा? नहीं संभाल सकते ना। मेरा पहला सवाल। दूसरी बात यह आएगी, हमारी अपनी सोच के मुताबिक अगर इसे 3.5 साल हुकूमत की, अगर इसको हुकूमत करने देते 5 साल का ये जरूर इसका खत्म हो जाता। मैं वसूलिया नहीं कर सका, मैं बाहर का पैसा नहीं मंगवा कर सका। अब ये कि इसकी हुकूमत 3.5 साल में गिरा दी। अब इसकी हुकूमत गिराने के बावजूद ये एनआरओ खत्म करके ये सब कुछ खत्म करा, अब ये हम चौड़े बाजार थोड़े मार के बैठ गए। जिस शक्ल से भी इनको गैर कानूनी तरह से 12 बजे रात को अदालतें खुलियां, आज तक कहाँ खुलिएंगी? एक बात। अब इनके ऊपर पर्चे शुरू होने के, उनको मतलब एनआरओ मिलने लगे, मान लेते हैं। अगर आने वाले वक्त में इन पीपल पार्टी या ये नून लीग की हुकूमत आ जाती तो फिर ये उंगली उठा सकते नून लीग वाले, ये कह सकते हैं आवाम 1.5 साल आपको वो मिल गया, 5 साल आपको ये मिले, ये कंट्रोल करेंगे ना। तो आने वाले वक्त पे अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है तो इमरान खान कहेगा इन्हें पैसे माफ करा लिए, इन्हें बैंक खाली कर लिए, इसलिए तेरा अल्लाह भला करेगी, इन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा, मैं इसलिए तेरा अल्लाह भला, महंगाई इससे ऊपर जाएगी नीचे नहीं जाएगी, मेरा ईमान है और मेरा तजर्बा है। ठीक है विधायक साहब, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।